गुड मॉर्निंग बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स। आप लोगों को मैंने इससे पहले एडम स्मिथ के कुछ सिद्धांत जैसे डिवीजन ऑफ लेबर और विशिष्टीकरण और इनविजिबल हैंड मतलब अदृश्य हाथ, ये सारे डिवीजन ऑफ लेबर मतलब श्रम का विभाजन है ना, हमने ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। और अभी आज हम देख रहे हैं प्रकृतिवाद तथा आशावाद पर उन्होंने क्या बोला एडम स्मिथ ने। तो ये एडम स्मिथ के विचारों का हम एक एक करके विचार ले रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला इस पर हम, और ये प्रकृतिवाद आशावाद क्या है, ये समझने की आज हम कोशिश करते हैं। जैसे कोई भी मतलब सहजवाद और आशावाद जो है स्मिथ के दार्शनिक सिद्धांतों में से है, और दर्शन मतलब यानी कि उनका एक थॉट प्रोसेस है, उनकी एक थिंकिंग लेवल है। और ये जो आशावाद और सहजवाद है, ये दोनों उनके आर्थिक चिंतन के मौलिक तथा दार्शनिक विचार माने जाते हैं, जिन पर उनके द्वारा प्रतिपादित आर्थिक सिद्धांत हैं। तो ये जो है, इसको जो सहजवाद ज़्यादा अच्छा वर्ड है प्रकृतिवाद की बजाय, ये सहजवाद ज़्यादा अच्छा वर्ड है। और ये सहजवाद और आशावाद की बात है, तो सबसे पहले हम अभी सहजवाद पढ़ते हैं। स्मिथ के अनुसार आर्थिक संस्थाओं का जन्म तथा विकास प्राकृतिक एवं सहज रूप से हुआ है। वो आपने पहले भी देखा होगा, स्मिथ का मैंने कॉन्सेप्ट दिया था कि वो स्वतंत्र बाजार की बात करते हैं, सरकारी हस्तक्षेप को वो नहीं मानते। उन्हें किसी ने भी सोच समझकर योजना के अनुसार नहीं बनाया होता है, जो कि प्रकृति में घट रहा होता है। और इसलिए एडम स्मिथ ये कहते हैं कि किसी भी तरह से राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता है, तो अच्छा इकोनॉमी अच्छा रन करती है। स्मिथ का ये विचार कि प्रकृतिवादियों के विचार से मेल भी खाता था, और स्मिथ का मानवीय उद्देश्यों के प्राकृतिक संतुलन में विश्वास था, जो और जिसका निष्कर्ष स्मिथ ने यह निकाला था कि अपने लाभों को प्राप्त करते समय प्रत्येक व्यक्ति किसी अदृश्य शक्ति द्वारा ऐसे उद्देश्यों को बढ़ाने में अग्रसर किया जाता है जो उसकी इच्छा का अंग नहीं होता। सहजवाद का आधार मनुष्य की आत्महित यानी सेल्फ इंटरेस्ट की प्रवृत्ति है। मनुष्य के लिए उसकी सबसे महत्वपूर्ण वस्तु उसको स्वयं की इच्छा और आवश्यकताएं हैं। एक ही मूल प्रवृत्ति समाज की संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का आधार है। स्वयं स्मिथ के शब्दों में ये उन्होंने जो लिखा है वो लिखा है, मांग विक्रेता शराब निर्माता या रोटी बनाने वाले की दयालुता के कारण हमें अपना भोजन प्राप्त नहीं होता, बल्कि इसलिए प्राप्त होता है कि अपने हित के का संपादन का वो कार्य कर रहा है, वो अपना हित संपादन कर रहा है। तो ये उन्होंने कहा, ये दया नहीं है उसकी। अगर कोई भी व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो वे कह रहे हैं कि, और वो मार्केट में है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, तो स्मिथ ये कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट से ये बिज़नेस कर रहा है और उससे हमें रोटी मिल रही है। चूँकि ये वेस्टर्न कंट्री की बात है, इसलिए लोग बार बार वाइन की बात करते हैं, जो कि कोल्ड कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ का जलवायु ऐसा है, इसलिए इनके पास में इनके डेली के भोजन की वजह से इस तरह की बात करते हैं। हालांकि अब तो बहुत परिवर्तन है, बहुत सारी चीज़ों में चेंज है, इसलिए ये बात शब्द मैं बार बार यूज़ करती हूँ। स्मिथ ने मानव व्यवहार के 6 प्रेरक बताए हैं। एक तो आत्म प्रेम बताया, यानी कि स्वयं से प्रेम। दूसरा उन्होंने स्वतंत्रता की इच्छा बताया कि फ्रीडम लविंग होते हैं सब लोग। तीसरा उन्होंने सहानुभूति बताया, और चौथा उन्होंने औचित्य का भाव बताया, और पांचवा उन्होंने श्रम की आदत बताई, और छठा उन्होंने विनिमय की इच्छा बताई। आत्महित के संपादन में सबका हित है, यही स्मिथ का मूल दर्शन है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना ही होगा, क्योंकि स्मिथ के आर्थिक विचारों में आत्म प्रेम, स्वतंत्रता की इच्छा, सहानुभूति, औचित्य का भाव, श्रम की आदत, विनिमय की इच्छा, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है स्मिथ के मूल दर्शन में। आशावाद से स्मिथ क्या समझते हैं? आशावाद से स्मिथ का आशय है आर्थिक संरचनाओं के सर्वोपयोगी अथवा जनोपयोगी स्वरूप से
आशावाद से क्या समझते हैं? आर्थिक संरचनाओं के सर्वोपयोगी तथा जनोपयोगी स्वरूप से ये संस्थाएं संपूर्ण समाज के लिए वरदान हैं, अतः व्यक्तियों के लिए तो उपयोगी होगी ही। यदि ये संस्थाएं नहीं होती तो वर्तमान सामाजिक व आर्थिक विकास का यह रूप स्वरूप संभव नहीं होता। सहजवाद के कई उदाहरण स्मिथ की पुस्तक में प्राप्त होते हैं, जिनमें एक तो नंबर 1 श्रम का विभाजन। तो आशावाद से तो स्मिथ का आशय आर्थिक संरचनाओं के सर्वोपयोगी तथा जनोपयोगी स्वरूप से है, और तो उसमें कई संस्थाओं के बारे में बात है जो कि संपूर्ण समाज के लिए वरदान है। लेकिन जो सहजवाद है उसमें उन्होंने जो बताया है, उसमें जो इनके मूल दर्शन में मैंने अभी आपको बताया कि सहजवाद में ये इनका मूल दर्शन ये है कि भाई हर एक व्यक्ति अपने स्वयं के हित के लिए काम करेगा, विनिमय की उसकी इच्छा होती है, स्वतंत्रता उसको चाहिए, और वो ये जो औचित्य का भाव उसमें होता है, और उसको श्रम करने की आदत है, सहानुभूति होती है और आत्मप्रेम होता है। तो ये उसी आधार पर अगर हम देखें तो सहजवाद के कुछ उदाहरण जो एडम स्मिथ ने दिए थे, उसमें श्रम का विभाजन है। इसकी किसी ने योजना नहीं बनाई, वरन सहज रूप से ही अपने आप श्रम का विभाजन हो जाता है। यह मानव प्रकृति की प्रेरणा का एक अनिवार्य परिणाम है जो कि अत्यंत मंद गति से कार्य करती है। स्मिथ के शब्दों में प्रेरणा है कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का विनिमय एवं परिवर्तन होता है। फिर दूसरा उन्होंने बताया पूंजी। अर्थव्यवस्था के लिए पूंजी आवश्यक है। पूंजी संचय से उत्पन्न होती है। संचय इसलिए किया जाता है क्योंकि मनुष्य अपने हित को इससे पूर्ण करता है। तीसरा उन्होंने बताया मुद्रा। मुद्रा भी किसी योजना का परिणाम नहीं बल्कि समाज के लिए अत्यंत आवश्यक वस्तु होने से एक सहज रूप से उत्पन्न व्यवस्था को नियमित करने की एक आवश्यक वस्तु है। फिर उन्होंने बताया मांग व पूर्ति। स्मिथ के अनुसार मांग व पूर्ति भी ऑटोमेटिकली प्राकृतिक रूप से होती है और किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होता है। पांचवा उन्होंने बताया जनसंख्या का नियंत्रण भी सहज रूप में ही होता है। स्मिथ के विचार में निर्धनों के अधिक बच्चे पैदा होते हैं और मजदूरी कम होने से उनमें से कुछ बच्चे मर जाते हैं। जब मजदूरी ऊंची होती है तो अधिकतर वयस्क हो जाते हैं और जनसंख्या का यह सहज नियंत्रण समाज में हो जाता है। तो ये सारे उदाहरण जो हैं उनके द्वारा स्मिथ ने सिद्ध करने का प्रयास किया है कि आर्थिक जगत में जो सहज है वह कल्याणकारी भी है। आर्थिक संस्थाओं का जन्म और विकास मनुष्य के स्वार्थ की भावनाओं के कारण होता है और जो कि स्वाभाविक है, यह किसी योजना का परिणाम नहीं है। आशावादिता पर उन्होंने ये कहा था कि सहजवाद को उन्होंने आशावाद से संबद्ध किया था और 18वीं शताब्दी में यह विचार प्रचलित था कि जो प्राकृतिक तथा आकस्मिक हो उसे अच्छा, न्यायपूर्ण तथा हितकर माना जाता था। स्मिथ भी इसी विचार से सहमत थे। उन्होंने भी इसी आधार पर ये साबित करने का प्रयास किया कि आर्थिक संस्थाओं का जन्म और विकास भी प्राकृतिक है, ये सब लाभप्रद एवं हितकर है। इसके लिए उन्होंने कुछ उदाहरण दिए। आशावादिता के लिए भी उन्होंने श्रम विभाजन का दिया। उन्होंने कहा श्रम विभाजन से उत्पादन में वृद्धि होती है, बेरोजगारी घटती है, उत्पादन लागत में कमी होती है, ये सभी परिणाम लाभदायक होते हैं। जनसंख्या पर उन्होंने कहा कि जनसंख्या प्राकृतिक साधनों की पूर्ति के अनुसार घटती बढ़ती है। इससे मजदूरों को उचित वेतन मिलता है जिससे वे सुखी रहते हैं। तीसरा उन्होंने बताया द्रव्य ने वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर कर बाजार के आकार को बढ़ाया है। विशिष्टीकरण के कारण उत्पादन बढ़ा है। इससे मनुष्य को कम लागत पर वस्तुएं प्राप्त होने से उनका जीवन स्तर बढ़ा है। और फिर उन्होंने मांग व पूर्ति में इक्विलिब्रियम यानी कि साम्य की बात करी। वस्तु की मांग व पूर्ति में साम्य होने से कीमत का निर्धारण होता है। वही कीमत जो है वो उचित होती है और न्यायपूर्ण होती है। स्मिथ के लिए प्रकृतिवाद यानी सहजवाद एवं आशावाद अलग अलग नहीं है, इससे स्पष्ट हो रहा है। और आर्थिक संस्थाएं प्राकृतिक ही नहीं वरन लाभदायक भी होती हैं। व्यक्तिगत हित न केवल आर्थिक संस्थाओं को जन्म देता है वरन यह भी सुनिश्चित करता है कि राष्ट्र अधिक धनी और समृद्ध हो। तो अब आप ये देख सकते हैं कि स्मिथ ने व्यक्तिगत हित को कल्याणकारी बताया। व्यक्तिगत हित जो है वह ही राष्ट्र हित के लिए। कुल मिलाकर के जो निष्कर्ष निकलता है इनके दोनों प्रकार के एनालिसिस से, यानी कि आशावाद और सहजवाद, वो एक ही बात कह रहे हैं।
लेकिन इसकी आलोचना की गई है और इसकी आलोचना में सबसे प्रमुख आलोचना है कि सभी संस्थाएं लाभप्रद नहीं होती। हम बाद में सभी आलोचनाओं को डिटेल में लेंगे। आज हम शॉर्ट में बोल रहे हैं कि सभी संस्थाएं वास्तव में लाभप्रद नहीं होती हैं। जैसा कि ये कह रहे हैं कि संस्थाएं अपने हित से बनती हैं, तो जब स्वहित से बनी हुई कोई संस्था होती है, ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्र के लिए कल्याणकारी होती है। सभी संस्थाओं का जन्म प्राकृतिक नहीं होता। कई बार संस्थाएं बनाई जाती हैं, किसी कारण से बनानी पड़ती हैं, तो वो प्राकृतिक नहीं है, कोई व्यक्तिगत हित के कारण वो संस्था नहीं बनती। तीसरा, स्मिथ का यह विचार भी त्रुटिपूर्ण है कि मनुष्य सामान्यतः अपने सुख के लिए ही कार्य करता है, जबकि व्यक्ति जो है दूसरों की सेवा भी करता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि अपने हित के लिए कार्य करने वाला हमेशा सेवा ही करे। इसी प्रकार चौथा है कि पूंजी, मुद्रा, श्रम विभाजन, मूल्य के सिद्धांत तथा जनसंख्या नियंत्रण को भी हमेशा ही लाभप्रद नहीं माना जाना चाहिए। कई बार ये नुकसानकारी भी हो जाते हैं। तो हम इन आलोचनाओं को अपने अगले वाली जब हम नेक्स्ट पढ़ाई करेंगे तो हम इनको डिटेल में लेंगे और इसके आगे पढ़ेंगे। आप लोग असाइनमेंट्स कर रहे हैं तो इसके लिए थैंक यू। और आप लोगों का मेरे पास में रिकॉर्ड आ रहा है और आप लोग निरंतर पढ़ते रहें। और कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे ज़रूर लिख के भेजें। वैसे कुछ तो बच्चे लिखते हैं लेकिन सभी नहीं लिखते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं।